संविधान की उद्देशिका को जानते हुए आज हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ हमने संविधान की उद्देशिका में दिया गया है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए हमने यहाँ पर प्रभुत्व संपन्न को जान लिया है, समाजवादी होने की बात को जान लिया है, पंथनिरपेक्ष को भी जान लिया है और आज हम आगे बढ़ते हुए लोकतांत्रिक गणराज्य को जानेंगे। हम जानेंगे कि भारत के संदर्भ में जो ये बात कही गई है यह किस प्रकार से कही गई है और इसका सार क्या है। देखिए, लोकतांत्रिक होने का तात्पर्य क्या है। लोकतंत्र जिसे हम कहते हैं जनता का तंत्र, लोकतंत्र जिसकी एक चर्चित परिभाषा हम सब जानते हैं अब्राहम लिंकन की वह परिभाषा कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। तो लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र हम जानते हैं जो जनता का तंत्र है, जिसमें जो कुछ तंत्र स्थापित किया गया है उसका जो स्रोत है, उसकी जो संपूर्ण शक्ति है वो जनता के हाथों में है, उसे लोकतंत्र कहा गया है। और यहाँ पर जो लोकतंत्र है ये दो प्रकार का होता है। लोकतंत्र दो प्रकार का है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखें, लोकतंत्र की यदि हम बात करें, लोकतंत्र प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र होने की स्थिति में हम कब किसी लोकतंत्र को प्रत्यक्ष कहेंगे, तो प्रत्यक्ष वो कब है। देखें, सबसे पहले तो यहाँ पर शासन सीधे जनता के हाथों में, सीधे जनता के द्वारा शासन हो रहा है, सीधे जनता शासन कर रही है, सीधे लोगों के हाथों में शासन है। यहां पर लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं, यहां पर किसी प्रकार की कोई संसद नहीं है, न्यायपालिका नहीं है, न्यायालय नहीं है। यहां पर जो है सीधे तौर से शासन जनता के हाथों में है। जनता ही अपने प्रकार से जनता के हाथ में शासन है, इसलिए वही सीधे तौर से शासन कर रहे हैं। यहाँ पर लोकतांत्रिक किसी प्रकार की संस्थाएं नहीं है। लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं है तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं भी नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं न होने की स्थिति अर्थात चुनाव नहीं हो रहे हैं, क्योंकि संसद ही नहीं है तो चुनाव नहीं है। इस प्रकार की लोकतांत्रिक जो कुछ प्रक्रियाएं होती हैं वे भी नहीं है, लोकतांत्रिक संस्थाएं भी नहीं है। हाँ, शासन जो है सीधे तौर से जनता के हाथों में। इसका उदाहरण है स्विट्जरलैंड में भी कहीं पर यह आंशिक रूप से इस प्रकार का प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखा गया है। और इसके अलावा यूनान के, जो प्राचीन यूनान के, वहाँ पर नगर राज्य जो थे वहाँ पर इस प्रकार का प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। तो यूनान के जो प्राचीन राज्य थे वहाँ पर इस प्रकार का प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। इसका उदाहरण आप यह भी लिख सकते हैं। देखें, अब यदि हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो यहाँ पर शासन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा, जनता के प्रतिनिधि यहाँ पर शासन करते हैं। इसे प्रतिनिधि मूलक जो है लोकतंत्र भी कह सकते हैं। तो प्रतिनिधियों के द्वारा शासन हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से यह शासन है। इसमें लोकतंत्र यानी जनता का तंत्र सीधे तौर से स्थापित नहीं है, जनता के हाथ में शासन नहीं है, बल्कि जनता के द्वारा कुछ प्रतिनिधि जो चुने जा रहे हैं वे जो है शासन कर रहे हैं। तो यहाँ पर शासन जनता के प्रतिनिधि कर रहे हैं। यहाँ पर जो है लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं यहाँ पर हम जानते हैं, और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं भी हैं। लोकतांत्रिक संस्थाएं भी हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं भी हैं, और शासन जो है जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा हो रहा है। तो यह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी हमने जाना, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी जाना, जो कि जो है सामान्य रूप से आपको देखने को मिलेगा। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जहाँ पर जनता जो है अपने प्रतिनिधियों को चुन रही है और जो है शासन उनके द्वारा किया जा रहा है। तो यह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को हमने जान लिया है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को भी हमने जान लिया है। हमने जाना कि लोकतंत्र प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष भी है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो सामान्य रूप से देखने को मिलता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसमें तो सीधे तौर से जनता के हाथ में शासन होता है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो भारत के संदर्भ में भी सत्य है। देखें, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अब
जिन बातों को हमने जान लिया है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो है लोकतांत्रिक संस्थाएं होती हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं होती हैं और शासन जो है जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में आगे बढ़ते हुए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के भी दो प्रकार हो सकते हैं। एक प्रकार अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के दो प्रकार हो सकते हैं। एक प्रकार जहां पर हम कह सकते हैं संसदीय लोकतंत्र और दूसरा अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। एक तो संसदीय लोकतंत्र हो सकता है और दूसरा अध्यक्षात्मक लोकतंत्र हो सकता है। संसदीय लोकतंत्र होने की स्थिति क्या है? यह संसदीय लोकतंत्र भारत में है, यह संसदीय लोकतंत्र भारत में है और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र यूएसए या अमेरिका में है। यह किस प्रकार का है आपको यह भी जानना चाहिए। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम दो भागों में बांट रहे हैं, संसदीय और अध्यक्षात्मक। संसदीय लोकतंत्र में देखें, सबसे पहले आप कह सकते हैं कि कार्यपालिका और विधायिका में संबंध, कार्यपालिका और विधायिका में संबंध होता है, इनमें स्पष्ट पृथक्करण नहीं होता है। जबकि अगर आप अध्यक्षात्मक में देखेंगे तो कार्यपालिका व विधायिका शक्ति का पृथक्करण, शक्ति का पृथक्करण। कार्यपालिका का सदस्य अगर यहां आप देखें संसदीय लोकतंत्र में, तो कार्यपालिका का सदस्य विधायिका का सदस्य होना अनिवार्य। यहां पर कार्यपालिका के सदस्य को विधायिका का सदस्य होना चाहिए। यहां पर कार्यपालिका का सदस्य जो होगा वो विधायिका का सदस्य होता है, यानी विधायिका से ही वो निकल कर आ रहा है। आप देखते हैं कि जितने भी हमारे जो कैबिनेट में मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री की जो मंत्रिमंडल हैं, उसमें जितने भी सदस्य हैं सभी कहीं ना कहीं विधायिका से हैं, वे संसद से हैं, वे जो है लोकसभा से हैं, राज्यसभा से हैं। तो इस प्रकार कार्यपालिका का सदस्य जो है विधायिका का सदस्य होना अनिवार्य है। भारत के जो संसदीय लोकतंत्र है या जो संसदीय लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जो यह प्रकार है, इसमें कार्यपालिका का सदस्य विधायिका का होना अनिवार्य है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। कार्यपालिका पृथक व विधायिका पृथक, यानी दोनों ही पृथक पृथक अपना कार्य कर रहे हैं। कार्यपालिका और विधायिका के सदस्य एक नहीं हो सकते हैं। कार्यपालिका के सदस्य अलग हैं और विधायिका के सदस्य अलग हैं। तो यूएसए में जो अध्यक्षात्मक प्रणाली है, यहाँ पर जो विधायिका के सदस्य हैं यही कार्यपालिका में नहीं जाते, बल्कि कार्यपालिका के सदस्य कोई और होते हैं, वो विधायिका से निकल कर नहीं जाते। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से पृथक्करण है। जबकि भारत में विधायिका के ही सदस्य जो है कार्यपालिका में कार्य कर रहे हैं। तो यह संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है और यह अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की व्यवस्था है। अब सबसे महत्वपूर्ण कि यहां पर दोहरी कार्यपालिका है। कार्यपालिका यहां पर दोहरी है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। यहां पर कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति, कार्यपालिका का अध्यक्ष यहां पर राष्ट्रपति है। लेकिन भारत में दोहरी कार्यपालिका, एक तो नाम मात्र के हैं। यदि आप देखें तो राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका के प्रधान है, तो कार्यपालिका यहां पर दोहरी है। नाम मात्र के तो राष्ट्रपति हैं, अध्यक्ष प्रधान, लेकिन जो है अगर वास्तविक तौर से देखें तो प्रधानमंत्री कार्यपालिका को के अध्यक्ष हैं। वास्तविक तौर से प्रधानमंत्री कार्यपालिका पर जो है अपना पूरा प्रभाव रखते हैं। तो वास्तविक दृष्टि से तो अगर देखा जाए तो कार्यपालिका के प्रधान प्रधानमंत्री हैं, लेकिन नाम मात्र यानी नाम के लिए जो है कार्यपालिका के प्रधान जो हैं वो राष्ट्रपति हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जो कार्यपालिका के प्रधान हैं वो राष्ट्रपति हैं, और उसके विपरीत भारत में यह नाम मात्र की है और वास्तविक भी है। नाम मात्र में तो राष्ट्रपति हैं, प्रधान तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन वास्तविक दृष्टि से यदि देखा जाए तो असल शक्ति जिनके पास है वे प्रधानमंत्री हैं।
कार्यपालिका पर जिनका प्रभाव है, कार्यपालिका के जो असल रूप से जो प्रधान हैं वे प्रधानमंत्री हैं, और ये हम देखते हैं। तो इस प्रकार से भारत में दोहरी कार्यपालिका को भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा यहाँ एक बात और जो आप लिख सकते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। हम जानते हैं कि जो मंत्रिमंडल है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, वह विधायिका के प्रति, संसद के प्रति उत्तरदायी है। तो भारत के संसदीय लोकतंत्र में हम देखते हैं कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी है कार्यपालिका, लेकिन यूएसए के अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। उनकी शक्तियां, उनके क्षेत्र बिल्कुल स्पष्ट रूप से पृथक हैं। इस वजह से वहां पर कार्यपालिका किसी भी प्रकार से विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। यानी क्योंकि कार्यपालिका ना तो वहां विधायिका से निकल कर आई है जिस प्रकार से कि भारत में है। भारत में तो विधायिका से ही कार्यपालिका निकल कर आती है। भारत का तंत्र कुछ इस प्रकार का है। लेकिन अमेरिका में विधायिका के सदस्य ही अलग हैं और जो हैं कार्यपालिका के सदस्य ही अलग हैं। उनके क्षेत्र भी स्पष्ट रूप से बंटे हुए हैं। तो इस प्रकार वहां पर जो कार्यपालिका है राष्ट्रपति के नेतृत्व में, वह जो है किसी भी प्रकार से विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। लेकिन भारत में जो कार्यपालिका है वह विधायिका से ही निकल कर आ रही है और वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो भारत के इस प्रकार के जो लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, वह संसदीय लोकतंत्र कहलाता है। लेकिन अमेरिका में जो हमने देखा कि इस प्रकार की जो बातें वहाँ पर जो तंत्र हैं, वह वहाँ पर अध्यक्षात्मक लोकतंत्र के जो हैं गुण हैं। तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है और भारत के संदर्भ में हम संसदीय लोकतंत्र को जानते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक होने की यहाँ पर बात की गई है, हमने उसके वर्णन को यहाँ पर जाना। लोकतंत्र प्रत्यक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष भी होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमने जाना कि यूनान के नगर राज्यों में प्राचीन समय पर और आज के समय में भी यह जो है स्विट्जरलैंड के किन्हीं क्षेत्रों में आंशिक रूप से इस प्रकार का लोकतंत्र देखा गया है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो सामान्य रूप से हमने भारत और अमेरिका के संदर्भ में से जाना कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी दो प्रकार से देखा जा सकता है। एक भारत के संसदीय लोकतंत्र और दूसरा अमेरिका का अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। तो इस प्रकार से हमने लोकतंत्र को भी यहाँ पर देखा और हम अंतिम रूप से भारत के संसदीय लोकतंत्र को भी जान चुके हैं। इस प्रकार से भारत को लोकतांत्रिक कहा गया है, जो कि ये कुछ बातें हैं। भारत का लोकतंत्र कुछ इस प्रकार का है जो कि संसदीय लोकतंत्र है। इस प्रकार हमने भारत के संविधान की उद्देशिका में जहाँ लोकतांत्रिक होने की बात की गई है, तो हमने लोकतंत्र को जाना। हमने जाना कि उसके दो प्रकार हो सकते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। हमने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को भी दो भागों में बांटकर संसदीय और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र के रूप में जाना और हमने देखा कि संसदीय लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र संसदीय लोकतंत्र है और हमने उसके तमाम तथ्यों को यहाँ पर जाना। अब हम उसी में आगे बढ़ते हुए देखें, यहाँ पर गणराज्य की बात भी की गई है। तो भारत को एक जो है लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए भी बात की गई है। हमने लोकतंत्र को तो जान लिया है, हम गणराज्य को भी जानेंगे। देखें, गणराज्य के संदर्भ में गणराज्य हम उसे कहते हैं जबकि राष्ट्र का जो प्रधान है, राष्ट्र का जो प्रमुख है, वह निर्वाचित हो। राष्ट्र का प्रमुख यदि निर्वाचित हो तो उसे गणराज्य कहते हैं। गणराज्य यानी राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित हो। जब राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित है तो हम उसे गणराज्य कहते हैं। यदि राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित है तो हम उसे गणराज्य कहते हैं और एक निश्चित समय के लिए, नियत समय के लिए कार्यकाल भी होना चाहिए तो हम उसे गणराज्य कहते हैं। जब एक नियत समय के लिए, एक जो है निश्चित कार्यकाल के लिए जब राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित हो तो उस दशा में हम उसे गणराज्य कहते हैं। तो यह गणराज्य है। किस प्रकार से हम भारत को गणराज्य कहेंगे? देखें, भारत का प्रमुख, भारत राष्ट्र का जो प्रमुख है वह पद राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति भारत के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति भारत के प्रमुख होते हैं और इन्हें 5 वर्ष के लिए इन्हें निर्वाचित किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से इन्हें निर्वाचित किया जाता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से इन्हें निर्वाचित किया जाता है और जो है भारत के प्रमुख राष्ट्रपति जो कि 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जा रहे हैं। इस प्रकार से हम भारत को गणराज्य भी कह सकते हैं।
तो भारत जो है एक गणराज्य है, क्योंकि वहाँ के जो प्रमुख हैं, राष्ट्र के जो प्रमुख हैं, राष्ट्रपति, उन्हें 5 वर्ष नियत कार्यकाल के लिए अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से भारत एक गणराज्य भी हुआ। हमने जान लिया है, हम भारत के लोग, भारत को एक, हमने प्रभुत्व संपन्न को भी जाना, समाजवादी को भी जाना, पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य को भी जान लिया है। आगे आने वाली वीडियो में हम इसे और अधिक विस्तारित करेंगे और अधिक संविधान की उद्देशिका को जानेंगे।